तो आज एक ऐसी नौकरी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें 1 लाख से ऊपर ज़्यादा सैलरी और सिर्फ सिंगल एग्जामिनेशन है पास करने के लिए। और इससे पहले कुछ ज्ञानी बाबा कमेंट सेक्शन में अपना ज्ञान दें एसएसबी के ऊपर और एयरफोर्स के ऊपर। आपको पहले बता देता हूँ, मेरे पापा खुद एयरफोर्स में ही हैं, अभी भी करंटली सर्विंग है। तो आप लोग ज़्यादा ज्ञान मत दो और ऐसे बच्चे जिनको कम पता है एयरफोर्स के बारे में, एफकेट के बारे में, उनका दिमाग ना घुमाएं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो एफकेट यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2 2024 के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऊपर है। आइए चलते हैं हम लोग हमारे पीडीएफ के ऊपर, स्लाइड के ऊपर, और अच्छे से चीज़ें डिटेल में देखते हैं। तो एफकेट का क्या मतलब है? एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। मतलब एयरफोर्स खुद अपने तरफ से भी अपना एक ऑफिसर लेवल की रिक्रूटमेंट यानी क्लास 1 ऑफिसर लेवल की रिक्रूटमेंट खुद करता है, जिसको वो एफकेट नाम से बोलता है। साल में 2 बार होता है, इसलिए 2 लिखा है, ये दूसरा है 2024 का। ठीक है, डेट से पहले देख लेते हैं हम लोग। हाँ देखिए, इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करने वाले हैं आज के वीडियो में, हर एक चीज़ पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। डेट देख लेते हैं। तो देखिए 30 मई को इसका नोटिफिकेशन निकल गया और आप इसको चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड करने का और अप्लाई करने का भी। किसी गलत लिंक पे अप्लाई मत कर दीजिएगा, क्लिक करके जाओगे पेमेंट भी हो जाएगा, आपका फॉर्म नहीं भरेगा। सही लिंक पे ही अप्लाई करना, नीचे मैं लिंक आपको दे दूंगा। 28 जून फॉर्म को भरने का आपका लास्ट डेट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एप्लीकेशन फीस के ऊपर। तो देखिए जनरल ओबीसी के लिए 550, SC/ST के लिए भी 550, फीमेल के लिए भी 550। और कई जगह पे आपको ऐसे लिखे हुए मिल जाएंगे किसी वेबसाइट पे या फिर ऑनलाइन, ये सारा फेक है। फीमेल हो चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, यहाँ पर आपको 550 रुपये फीस देना ही देना है। ठीक है, दूसरी बात 250 रुपये फीस हुआ करता था, अभी इस बार से इन्होंने फर्स्ट टाइम बढ़ाया है। फर्स्ट टाइम हमको देखने को मिल रहा है 550 रुपये एप्लीकेशन फीस हो चुका है, जो कि बढ़ चुका है, जो कि बेकार बात है। अच्छा, इसमें प्लस जीएसटी आपको और लगेगा 18%, तो वो एक अलग से आपको 600 के आसपास पड़ेगा, जो कि बहुत बेकार है, नया इन्होंने किया हुआ है। खैर क्या कर सकते हैं हम लोग। पोस्ट की डिटेल देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर 2 तरीके की नौकरियाँ एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एफकेट के थ्रू होती थी। पहला परमानेंट कमीशन, दूसरा शॉर्ट सर्विस कमीशन। अब क्या हो गया है, शॉर्ट सर्विस कमीशन हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ हमने 1-2 बार से देखा है ऐसा ही हो रहा है। परमानेंट कमीशन यानी 57 ईयर्स पे जो रिटायरमेंट वाला होता था वो नहीं हो रहा है। तो चलिए शॉर्ट सर्विस कमीशन ही है, लेकिन इसके अंदर सैलरी इतनी ज़्यादा मिलेगी कि आप एसएससी सीजीएल लेवल तक की भी नौकरी आप कर लो लाइफ टाइम, और इसका 14 साल आप कर लो पर्क्स प्लस सैलरी, तो आपका ओवरऑल ज़्यादा निकल के आएगा। ग्रेचुइटी वगैरह हर एक चीज़ इसके अंदर आपकी अच्छी खासी बन जाएगी, क्योंकि ग्रेचुइटी 5 साल के ऊपर ही आपकी बन जाती है। तो वो सब कुछ मिलेगा, बस आपको इसके अंदर पेंशन नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल आप इसको ये मत सोच के चलिए, आप ये समझ के चलिए कि 14-15 साल के बाद आपको एक और मौका मिलेगा। क्या पता आपकी नौकरी बढ़ जाए, क्या पता ना बढ़े, लेकिन अगर नहीं बढ़ती है तो भी आपके पास सफिशिएंट फंड होगा और साथ में आपके पास उम्र भी होगा। बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और नौकरी का इतना मौका आता है पहले से ही आपके एक्स सर्विसमैन के नाम पे कि पूछो मत। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दिया शॉर्ट सर्विस कमीशन। देखिए इसलिए हर जगह यहाँ पे एसएससी लिखा हुआ रहेगा, एसएससी। सिर्फ ये एनसीसी वालों में पीसी लिखा होगा परमानेंट कमीशन, जो कि अगर एनसीसी स्पेशल एंट्री वाले अगर आप हो तो ही आपको मिलेगा। ठीक है, एनसीसी का एक लेवल आपका होता है, उसको पार जो किए होंगे वही सिर्फ यहाँ पे कर पाएंगे। आइए नॉर्मल हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। एफकेट के सबसे पहले फ्लाइंग यानी जो पायलट बनते हैं वो 218 सीट्स है यहाँ पर हमारे पास। 18 सीट यहाँ पे मेन एसएससी और 11 सीट हमारी फीमेल एसएससी, जो कि बहुत अच्छी बात है, वुमेन के लिए भी यहाँ पर है। अच्छा, सारे पोस्ट के लिए ही हमारी फीमेल अप्लाई कर सकती हैं यहाँ पे। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, इसके अंदर बीटेक वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। इसके अंदर भी आपके सामने यहाँ सीट्स की डिटेल्स है और यहाँ पे स्पेसिफिक दिखा गया है सीट जो आपके यहाँ पर है 88 और 36, जो स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर पोस्ट में कितनी है। ठीक है, इसके बारे में आपको मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में समझा दूंगा। ठीक है, तो 23 है और 9 है आपके मैकेनिकल की है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स की है, ऐसे बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपकी फीमेल मेल दोनों के लिए अंदर ही है। ये है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, जिसके अंदर कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। इसके अंदर आपका वेपन सिस्टम ब्रांच है, एडमिन और लॉजिस्टिक, ये 2 आपकी है जिसके अंदर कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, नॉर्मल ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकता है। नॉर्मल ग्रेजुएट इसके अंदर भी अप्लाई कर सकता है, पायलट वाले में भी बस 12th साइंस से चाहिए होता है। ठीक है, इसके नीचे भी जो आपका है अकाउंट्स, और इसके नीचे जो है इसके अंदर भी थोड़ी स्पेसिफिक डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। और आपका एनसीसी फ्लाइंग का तो मैंने आपको बता दिया। जो भी यहाँ पे पोस्ट दिख रहा है आपको ऊपर, इसी के अंदर 10% एनसीसी वालों के लिए रिजर्व है, तो जितने भी एनसीसी वाले जाएंगे उनका ऑलमोस्ट चांस रहता ही है सिलेक्शन होने का। ठीक है, ये हमने देख ली पोस्ट की डिटेल्स। इसको और डिटेल में देखना होगा ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एफकेट के लिए अगर आप सीरियस होगे,
सोच रहे होगे तैयारी करने का, क्योंकि सिंगल एग्जामिनेशन है, तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हो मेरा। बहुत वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉक टेस्ट में से एक है। सिर्फ 99 रुपये में डिफेंस के जितने भी आपके मॉक टेस्ट होते हैं और पुलिस के जितने भी होते हैं सबके सब खुल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर भी आप एज अ मॉक टेस्ट दे सकते हो, टॉपिक वाइज दे सकते हो, और नॉर्मल मॉक टेस्ट दे सकते हो, करंट अफेयर्स को भी दे सकते हो। देख सकते हो कितने ज़्यादा बच्चे पहले यहाँ पे दे चुके हैं, कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स पहले से यहाँ पे अवेलेबल हैं। डिफेंस का पैकेज आप ऐसे ही आपको मिल जाएगा 99 रुपये में, और मेगा पैकेज जो आपका है उसको आप लेते हो तो देश में जितनी सरकारी नौकरी है ऑलमोस्ट सब आपका यहाँ पे खुल जाएगा। आप मेगा पैक पे क्लिक करोगे तो ऐसे आपको दिख जाएगा 150 रुपये में, ठीक है। तो ये आपका है, आप इसको चाहो तो अवेल कर सकते हो। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम लोग आ जाते हैं, जिसका वेट सब बच्चे करते हैं। सबसे पहले एज देख लेते हैं, ज़्यादातर प्रॉब्लम यहीं पर है, एज में बच्चे चटेंगे। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करते हो या फिर एनसीसी स्पेशल एंट्री में, तो आपकी उम्र 20 से 24 साल होनी चाहिए बस। और यहाँ पे डेट एग्जैक्टली मेंशन किया गया है किसके किसके बीच में होना चाहिए। और इसके अलावा बाकी जितने भी पोस्ट है उसके अंदर आपका 20 से 26 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कमर्शियल पायलट का लाइसेंस आपके पास पहले से ही है तो भी अप्लाई आप कर सकते हो, और यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा पायलट वाली पोस्ट पे 2 साल का, तभी भी 26 साल तक ही है, और यहाँ पे बिना बात का ही 26 साल है। तो ये आपको दिख गया, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल 26 साल, और फ्लाइंग जो है जिसको पायलट बनना है वो 24 साल तक एज की आपकी लिमिट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर रहते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से ही, पायलट से स्टार्ट करते हैं। देखिए हर कोई नहीं बन सकता पायलट, आपको 12th में फिजिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, मैथ का नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप बन पाओगे। इसीलिए उन्होंने एक क्राइटेरिया लगाया हुआ है, ग्रेजुएशन किसी भी डिग्री में हो, आपकी कोई भी स्ट्रीम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 12th में मैथ और फिजिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और दोनों में अलग अलग से 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, और 12th पास यहाँ पे होना चाहिए। बार बार यहाँ पे देखोगे 12th पास लिखा होगा 12th पास, और ग्रेजुएट भी होनी चाहिए। आपको लग रहा होगा भाई जो ग्रेजुएट है वो तो 12th पास हो गए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कई बार होता है, बच्चे 10th पास करते हैं, उसके बाद सीधा डिप्लोमा करते हैं, और उसके बाद लेटरल एंट्री लेकर के बीटेक कर लेते हैं, या फिर अपना जो भी ग्रेजुएशन होता है करते हैं। वो बच्चे यहाँ किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जिन्होंने 10th किया है और उसके बाद 12th दिया और उसके बाद ग्रेजुएशन किया है, 10+2+3 स्कीम से पढ़ाई की है, वही अप्लाई कर सकता है। 12th पास बच्चे कौन सी गलतियां ना करें, या फिर 10th पास बच्चे कौन सी गलतियां ना करें, मैंने पूरी लिस्ट बनाई है जिसके अंदर ये गलती भी बताई है। आप देखना चाहो तो देख सकते हो, मिस्टेक्स टू अवॉइड बाय स्टूडेंट्स बाय इनोवर निखिल, आप सर्च कर लेना तो आपको मिल जाएगा, लिंक भी दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। कुछ गलतियां जो है जो नहीं करनी चाहिए बच्चों को, वहाँ पे अच्छे से मेंशन है। तो ठीक है, आपको 12th का समझ में आ गया। इसके अलावा क्या चीज़ है, अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ है और 60% आपके मार्क्स हैं तो अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, आपका अपने पास ग्रेजुएशन अगर बीई बीटेक में है तो उसके अंदर भी 60% मार्क्स आपको होने चाहिए। इसके अलावा तीसरा वाला का तो कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर के मेंबर हो, 60% मार्क्स है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई होगा ही नहीं यहाँ पे, और होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब हम लोग आ जाते हैं टेक्निकल ब्रांच के अंदर। टेक्निकल ब्रांच के अंदर भी सेम आपका 12th वाला नियम है, फिजिक्स और मैथ में आपको अलग अलग से 50% मार्क्स चाहिए। 12th में ओवरऑल भले 50 से कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके अंदर होना चाहिए। और इस लिस्ट में से किसी भी चीज़ में आपका बीई या फिर बीटेक हो 60% मार्क्स के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ये आपका हो गया एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद आपका एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल का है। इसके अंदर भी इनमें से किसी भी ब्रांच में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, बीई या फिर बीटेक किया हुआ है 60% मार्क्स के साथ, तो अप्लाई आप कर सकते हो। और फिजिक्स और मैथ वाला नियम तो आपका है ही 10+2 वाला, ठीक है। ये हो गया सिंपल। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग हमारे अब नॉन टेक्निकल वाले पोस्ट के ऊपर। सबसे पहले देख लीजिए वेपन सिस्टम। वेपन सिस्टम के अंदर भी हमारा 50% वाला क्वालिफिकेशन है, साथ में नहीं है अभी बताऊंगा, है आपके पास पोस्ट 50% वाला है, और साथ में ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी फील्ड में या फिर बीटेक चाहिए 60% मार्क्स के साथ। अब हम लोग आ जाते हैं ये 2 पोस्ट पर जिसके अंदर कोई भी अप्लाई कर सकता है, आर्ट्स वाले बच्चे भी, कॉमर्स वाले बच्चे भी। एडमिन वाली पोस्ट के अंदर 10+2 होना चाहिए, 12th होना चाहिए, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी फील्ड में 60% मार्क्स के साथ, तो आप इन दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर और कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, 60% मार्क्स हो, आप ग्रेजुएट हो, आप अप्लाई कर सकते हो बस। एडमिन और लॉजिस्टिक के लिए। अकाउंट्स के लिए अगर आप एलिजिबल होगे तो ऊपर के लिए नहीं, अकाउंट्स के लिए अप्लाई करना। अकाउंट्स की क्या एलिजिबिलिटी है, अगेन 12th होना चाहिए, बस ऐसे लिखा हुआ है। 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, किसके अंदर, डिग्री आपकी इनमें से होनी चाहिए। देख लीजिए, या तो बीकॉम हो, या तो बीबीए हो, या फिर बैचलर इन बिजनेस स्टडीज हो, या फिर आप सीएस, सीडब्ल्यूएस, सीएस या फिर सीएफए हो। इनमें से हालांकि कोई नहीं अप्लाई करेगा, लेकिन अगर इनमें से भी आप कोई हो, या फिर बीएससी हो फाइनेंस में, या फिर आपके पास फाइनेंस की डिग्री हो, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इस अकाउंट्स वाली
पोस्ट के लिए। या फिर मैं मेरी सलाह मानूं तो अगर अकाउंट से रिलेटेड कोई भी आपके पास कॉमर्स की डिग्री थी ना, तो अप्लाई आप कर सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा एजुकेशन के अंदर 12th पास चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी फील्ड में, और 50% मार्क्स आपका होना चाहिए पीजी के अंदर। सिंपल। मेटलर्जी वाला पोस्ट है, 12th चाहिए आपका, और बीएससी चाहिए, फिजिक्स और मैथ एक सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में भी बीएससी में भी। 60% मार्क्स का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 12th में भी, बाकी हमने 50-50 देखा, यहाँ पर 60 है। और आपके ग्रेजुएशन में भी 60 चाहिए, और ग्रेजुएशन आपका इन सब चीज़ों में से होना चाहिए। अगर आपका बीएससी फिजिक्स या मैथ नहीं है तो ये वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, बीई बीटेक इनके अंदर आपका है तो। आपको समझ में आया? तो ये था सारा का सारा हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब फिजिकल क्राइटेरिया देख लेते हैं। फिजिकली आपको क्या क्या चीजें चाहिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। इसको देखने से पहले हाइट का बता दूं, हाइट की बड़ी खूबसूरत रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 157 है, और 152 आपके रिलैक्सेशन के बाद है, तो 157 यहाँ पे मिनिमम हाइट है आपकी। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी है, 165 होती है नॉर्मल वर्दी की नौकरी में। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर ये कुछ प्रॉब्लम्स जो आपके अंदर नहीं होने चाहिए। सबसे पहला वैक्स, कान में अगर बहुत ज़्यादा मैल बनता है, बहुत ज़्यादा मैल है आपने, तो आप उसको साफ करवा लो। आप एसएसबी जाने से पहले रिटन एग्जामिनेशन के बाद इसको साफ करवा लेना। दूसरा, टैटू नहीं होना चाहिए आपके। अगर बॉडी में जनरली रूल ये है कि कहीं पे भी टैटू है तो अलाउ नहीं करेंगे आपको नौकरी, लेकिन कहाँ अलाउ है बता देता हूँ। रिस्ट से लेकर के आपके एंकल के बीच में, अगर यहाँ से यहाँ करके बीच में है तो आपका यहाँ पर अंदर आपका अलाउ है, और कहाँ अलाउ है? यहाँ पर अलाउ है। इसके अलावा यहाँ पर और यहाँ पर अगर आपने बना रखा है, ये अलाउ नहीं है, कहीं पे भी अलाउ नहीं है, कहीं पे भी आपका अलाउ नहीं है। अगर आपका ट्राइबल टैटू है, आप शेड्यूल ट्राइब हो, आपका ट्राइबल टैटू है, वो अलाउड है। साथ में अगर आप फीमेल हो, आपका कुछ यहाँ पे बनवाया हुआ हो या फिर यहाँ पर भी बनवाया हुआ हो, लेकिन आपका फीमेल एक स्पेसिफिक एक लोगो टाइप का बनता है और जो आपका किसी से लिंक करता है, तो वो आपका बनाया हुआ है, तो वो भी आपका चलेगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, अगर मीनिंग है तो ये लोग अलाउ कर देते हैं छोटा मोटा वो भी, और मीनिंगलेस है तो कुछ भी अलाउ नहीं करते हैं, ऐसा सीन होता है इसके अंदर। तो टैटू का आपको समझ में आया। दूसरा आपका ये है कि हाइड्रोसिल वगैरह अगर आपकी है, नहीं आपके जो टेस्टिकल्स है मेल हो आप और बॉल्स बड़े छोटे हैं, तो उसको आप ट्रीटमेंट करवा लो। ओवरवेट या फिर अंडरवेट हो, ओवरवेट नहीं चलता, अंडरवेट फिर भी चल जाता है, तो आप उसको करा लो। पाइल्स वगैरह है तो उसको करा लो। गायनोकोमेस्टिया यानी मेल बूब्स है तो इनको भी करवा लो आप, तभी जाओ, तभी आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा होंगे एसएसबी के अंदर। आंख का क्राइटेरिया क्या है? तो देखिए, एयरफोर्स के अंदर आंख का जो क्राइटेरिया है 6/6 एक आंख में, और एक आंख में 6/9 होना चाहिए। ठीक है, और उनको चश्मा पहन लो जब आप, तो आंख एकदम आपका करेक्ट होना चाहिए। 6/6 का मतलब क्या होता है? 6 मीटर की दूरी से छठी लाइन पढ़ लेना। जो आपका वो लिखा होता है ना, आप देखोगे ABCD करके लिखा होता है, सबसे नीचे वाली लाइन होती है वो छठी लाइन होती है। 6 मीटर की दूरी से आप सबसे छोटी वाली लाइन पढ़ लेते हो तो आपका आंख 6/6 कहते हैं। और इससे 2-3 लाइन ऊपर वहां तक अगर आप पढ़ पाते हो एक आंख से, एक आंख को बंद करके, तो भी आपका सिलेक्शन कर लेंगे, लेकिन दूसरी आंख 6/6 होने चाहिए, तो आपको कंबाइन इफेक्ट 6/6 का ही मिल जाता है, ऐसा एक्चुअली में होता है। और चश्मा पहन के तो आपका आंख करेक्ट होना चाहिए, और यहाँ पर स्पेसिफिक पावर के बारे में दिया गया। तो ये हो गया आपका एयरफोर्स का। एग्जाम पैटर्न के ऊपर आ जाते हैं कि आखिर कौन से प्रोसेस से गुजर के आपके यहाँ पे नौकरी लगने वाली है। देखिए, यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक रिटन एग्जामिनेशन है, सिंगल रिटन एग्जामिनेशन है, कुछ और नहीं देना। दूसरा SSB है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, वर्ल्ड का टफेस्ट इंटरव्यू में से एक है, उसको आपको देना होता है। लेकिन ऐसा इंटरव्यू नहीं होता कि आप दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट आदमी को लेने बैठे हैं या फिर सबसे आप स्मार्ट हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बस वो एक पर्टिकुलर क्वालिटी देख रहे होते हैं, अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है, भले आप उतने स्मार्ट नहीं हो, आपसे 100 गुना स्मार्ट लोग वहाँ पे होंगे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो जो भी लोग कमेंट में करते हैं नहीं होता है सिलेक्शन या फिर जो भी है, उनको आप छोड़ दो। नए बच्चे हो, आप जाओ पेपर देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए जाओ, बहुत बार सिलेक्शन हो जाता है, पता भी नहीं चलता, बच्चों को सिलेक्ट हो जाते हैं, और जो बच्चे तैयारी करते हैं उनका नहीं होता है। ठीक है, आप अपना मोराल मत डाउन करें ऐसे कमेंट्स को देख करके। तो रिटन एग्जामिनेशन देख लेते हैं क्या है। देखिए, रिटन एग्जामिनेशन भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल दो तरीके का है। तो देखिए, सबसे पहला पेपर देने जाओगे, पेपर जाते ही आप बैठोगे, एफकेट का पेपर होगा सारे ही बच्चों के लिए। एफकेट का पेपर बच्चे जो देंगे, और उसके बाद जो नॉन टेक्निकल बंदे होंगे वो उठ जाएंगे, और फ्लाइंग वाले बच्चे भी उठ जाएंगे। जो टेक्निकल होंगे वो बैठे रहेंगे, वो EKT का एक पेपर देंगे। ठीक है, बस वो अपना टेक्निकल जो फील्ड होगा उसका एक पेपर देने वाले हैं। इसके अलावा आपका कोई और एग्जामिनेशन नहीं है जो वहीं पर होगा। तो हमारे पास ये EKT वाला है, एक बार हम बिना EKT का देख लेते हैं। ये पेपर आपको देना है। रीजनिंग का आपका पेपर है, 35 क्वेश्चन 105 मार्क्स, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन 45 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स। 2 घंटा आपको टोटल मिलता है, बहुत नॉर्मल लेवल का पेपर होता है। 3 मार्क्स का आपका हर एक क्वेश्चन है, और आपका 1 नेगेटिव मार्किंग है। ये पेपर देना है आपको। सेम आपको दिखेगा पैटर्न यहाँ पे भी। ठीक है, लेकिन आपका एक पेपर जो ये दिख रहा है ये आपका एक्स्ट्रा है, ये आपका होगा सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल वाले बच्चों का। 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स,
सॉल्व करने के लिए 45 मिनट्स आपको मिलेगा। यहाँ पर भी सेम आपका मार्क्स का क्राइटेरिया है। आपको समझ में आया? अच्छा, एक आपको डाउट आ रहा होगा, फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? फाइनल ईयर के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल आपका हो गया और नॉन टेक्निकल दोनों पैटर्न आपने देख लिया। और आपका ये डाउट आता है, खैर यहाँ पे एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, कोई ग्रेजुएट कर सकता है, फाइनल ईयर के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, और कैंडिडेट इसके अंदर सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपका टेक्निकल में नहीं हुआ, EKT में फेल हो गए, तो बाकी में पास हो गए ना, तो नॉन टेक्निकल वाले के लिए आपको बुला लेंगे। यहाँ पे ज़्यादा नियम नहीं होता है, बोथ मेल और फीमेल कैन अप्लाई। ये सारे डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिए। प्लीज़ आप चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को भी लाइक करो, शेयर करो थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ भी, है ना? सारे मजे खुद ही ले जाओगे। सैलरी और प्रमोशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सैलरी यहाँ पर मैं आपको बताया था 1 लाख रुपए पर मंथ, और भारत की सबसे ज़्यादा सैलरी की नौकरियों में से एक है। लेवल 10 56,100 रुपये आपका ये बेसिक पे है। आपके ट्रेनिंग में 56,100 रुपये आपको मिल रहा होगा 1 साल। ट्रेनिंग जब आप लेकिन कंप्लीट कर लोगे तो आपको 56,100 प्लस DA और सब अलाउंसेस मिलेंगे। इसके अंदर आपकी सैलरी लगभग 1 लाख से 1,10,000 के बीच में हो जाती है। एक IAS की सैलरी लो, उसके अंदर मिलिट्री सर्विसेज पे ऐड करो, उसके बाद जो आपकी सैलरी बनती है वो आपकी बनती है एयरफोर्स की सैलरी। इसके अलावा अगर आप फ्लाइंग में जाते हो तो आपको अलग से नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है, नॉन फ्लाइंग अलाउंस बोलते हैं उसको, तो वो आपको एक अलग से मिलेगा। बीटेक वालों को भी मिलता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा MSP के। तो आपकी सैलरी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। कोई सैलरी का तो बात ही नहीं, साथ में आपको घर मिलता है, कैंटीन की फैसिलिटी मिलती है, अच्छी जगह आप रहते हो, बहुत कुछ फैसिलिटी मिलता है, कोई बात ही नहीं है उसका। तो ये सब कुछ आपने देख लिया सैलरी के बारे में भी। इसके अंदर तो DA मिला करके ये 75-80 हज़ार रुपये हो जाता है, तो बहुत इसके अंदर सैलरी का कोई इशू नहीं है। और आप देख सकते हो प्रमोशन का भी कोई इसके अंदर लिमिट नहीं है, कहाँ तक आप पहुँच जाओगे, कोई इसके अंदर लिमिट ही नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। और ये सारी चीज़ें तो मैंने आपके डाउट क्लियर कर ही दिए हैं। तो आई थिंक ऑलमोस्ट चीज़ों के बारे में हमने बात किया है। कुछ जो छोटी मोटी चीज़ें छूट गई हैं वो इसलिए मैंने जानबूझ के छोड़ी है ताकि वीडियो थोड़ा छोटा बने, बच्चे ज़्यादा देख पाएँ, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के भी कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, ज़्यादा व्यू नहीं आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा कम दे करके देखता हूँ, क्या पता ज़्यादा व्यू आए। और बच्चे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो सोच रहे होंगे सर आपने बताया नहीं कुछ चीज़ों के बारे में, अगर ये वीडियो चलता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा आपका, इसी की स्ट्रैटेजी बना दूंगा और उसके अंदर सब कुछ बता दूंगा अच्छे से, ठीक है? तो बस ये था आज के वीडियो में।